नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है और आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर चूजिंग माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी द भारतीय न्याय संहिता 2023। ओके, सो लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। सो इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। तो जो क्या नाम है इसका, भारतीय न्याय संहिता है वह 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया है इसको। मतलब कहने का मतलब इस दिन यह इनेक्ट हो गया है। इनेक्टमेंट डेट मतलब कि जिस दिन क्या नाम है लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट का फाइनल सिग्नेचर हो जाता है उसे ही इनेक्टमेंट डेट कहते हैं। तो इनेक्टमेंट डेट जो है वो 25 दिसंबर 2023 है भारतीय न्याय संहिता का। ओके, नाउ अगर हम इसमें देखें तो जो है यह भारतीय न्याय संहिता है वह एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 है पार्लियामेंट का। ओके, तो एक्ट नंबर 45 का मतलब क्या हुआ कि जितना भी एक्ट 2023 में पास हुआ होगा तो यह जो भारतीय न्याय संहिता था वह 45वें नंबर पर 45th नंबर पे आया था। अब एक चीज है, इसका जो बिल नंबर है वह अलग हो सकता है क्योंकि बिल तो कई पास कई मतलब आते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में। तो सारे बिल तो पास नहीं होते, तो इसलिए बिल नंबर और क्या नाम है एक्ट नंबर अलग होता है। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता है उसका जो एक्ट नंबर है वह 45 है। ओके, तो ये चीज भी ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। ओके, सो एज पर द नोटिफिकेशन दिस एक्ट विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम या ऑन 1 जुलाई 2024। तो जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग क्या नाम है जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता ही नहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता, मतलब तीनों जो न्यू क्रिमिनल लॉज बिल हैं वह, सॉरी अब तो एक्ट हो गया, बिल गलती से बोल दिया। तो जो तीनों एक्ट हैं वह 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। अब एक चीज है कि भाई लागू होना को ही हम इन्फोर्समेंट या कमेंसमेंट डेट कहते हैं, और इनेक्टमेंट डेट जिस दिन वह कानून बन जाता है। तो देखो वह तो भाई कानून बन गया 25 दिसंबर को, लेकिन अब ये लागू कब होगा, मतलब इन्फोर्स कब होगा या कमेंस कब होगा, तो वह 1 जुलाई 2024। तो यही भी डिफरेंस भी याद रखना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनेक्टमेंट एंड कमेंसमेंट और इन्फोर्समेंट डेट। तो कमेंसमेंट और इन्फोर्समेंट एक ही चीज है, और बस खाली एक चीज जो है इनेक्टमेंट अलग है। तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों चीज डिफरेंस भी। अब एक चीज और याद रखना है कि जो क्या है भारतीय न्याय संहिता है वह एक सब्सटैंटिव पीनल लॉ है। वहीं अगर हम देखें भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, वो दोनों प्रोसीजरल लॉ है। तो जो सब्सटैंटिव लॉ होता है वह कन्फर्स करता है राइट एंड लाइबिलिटी, ठीक है। और जो सब्सटैंटिव लॉ, तो सब्सटैंटिव लॉ तो देख ही लिए कि राइट और लाइबिलिटी कन्फर करता है, लेकिन इस राइट और लाइबिलिटी को कैसे इन्फोर्स करना है उसको बताता है प्रोसीजरल लॉ। तो कहने का मतलब बीएनएस जो है वो कन्फर करेगा राइट्स एंड लाइबिलिटी, और उसको इन्फोर्स कराएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और एक चीज और याद रखना है, अगर इसको अगर कहीं डिफरेंस सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉ में आ गया तो एक चीज याद रखना कि जो जान डालने का काम करता है सब्सटैंटिव लॉ में वह प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि राइट लेके बैठे रहो अगर प्रोसीजर नहीं पता है तो ये चीज है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो ये क्या नाम है भारतीय न्याय संहिता है वह एक सब्सटैंटिव पीनल लॉ है। ओके, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज और इसमें है कि क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल प्रोसीजर फॉल करता है कंकरेंट लिस्ट में, इसलिए इस पे स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। तो अगर हम याद करने की कोशिश करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 लिस्ट दिए गए हैं, जो पहला है यूनियन, दूसरा है स्टेट, तीसरा है सब्सिडरी, चौथा है कंकरेंट लिस्ट। तो ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि किस सब्जेक्ट में कौन कानून बनाएगा, स्टेट बनाएगा कि सेंटर बनाएगा। सेंटर स्टेट दोनों बना सकता है। तो जो कंकरेंट लिस्ट होता है उस पर सेंटर और स्टेट दोनों बना सकता है। इसका अगर हम एक लाइव एग्जांपल देंगे तो हम पुराना आईपीसी आई थिंक पढ़े ही होंगे सब लोग। तो उस आईपीसी में क्या होता था कि कई के प्रोविजंस में नीचे लिखा होता था कि अमेंडमेंट, कि मतलब इस स्टेट में ही ये प्रोविजन लागू होंगे, मतलब वो अपना स्टेट कुछ एडिशन करता था उस सेक्शन में। तो कहीं ना कहीं वो जो हो पाता था अमेंडमेंट सेक्शन में वह इसी कंकरेंट लिस्ट की वजह से हो पाता था, इसलिए स्टेट अमेंडमेंट कर लेता था। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और है कि जो अब देखना है कि जो भाई ये एक्ट आया है या भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, सॉरी जो भारतीय न्याय संहिता आया है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो उसका ऑब्जेक्ट है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफेंसेस एंड कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना, अमेंड मतलब बदलाव करना, जो भी रिक्वायर्ड है। तो यही दो जो मेन ऑब्जेक्ट है न्यू लॉ के वो हैं भाई। इसको भी याद रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ। और स्पेशली हम अभी भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं तो क्या कह सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखना कि जो प्रेजेंट एक्ट आया है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया, बिकॉज भाई ये एक जनरल पीनल लॉ है। और अब तो इंडिया मींस होल इंडिया समझे। अब तो भाई कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को 370 वाला एक्सेप्शन भी नहीं दिया गया है आर्टिकल 370 का। तो इसलिए सेल्फ अंडरस्टूड है कि जो जनरल पीनल लॉ है ना भारतीय न्याय संहिता, तो ये पूरे इंडिया पर लागू होगा। ओके, सो लेट्स सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो चैप्टर 1 जो है भारतीय न्याय संहिता का वह इसके प्रिलिमिनरी चीजों को बताता है। तो इसमें जो प्रिलिमिनरी चीजें हैं वो सेक्शन 1 to 3 दी हुई हैं, बट भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर तीनों सेक्शन को कवर करेंगे। तो आज हम सेक्शन 1 को ही देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो जो सेक्शन 1 है भारतीय न्याय संहिता का 2023 का, वह शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में बात करता है। अगर हम भाई पुराना अगर आईपीसी देखें तो उसमें अलग अलग सेक्शन इसके लिए दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया सेक्शन 1 में ही। तो कहीं ना कहीं हम लोग के पक्ष में है और हम लोग को याद करने में ज्यादा इजी होगा। ओके, नाउ लेट्स सी सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1 कहता है कि, या कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टाइटल के बारे में बात करता है। ये कहता है कि दिस एक्ट में बी कार्ड एज द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो जो इसका शॉर्ट टाइटल है इस एक्ट का वह भारतीय न्याय संहिता 2023। ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं। ओके, और तो दूसरा इसका सबसेक्शन में कहता है कि जो ये नया एक्ट आया है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, वह
फोर्स में आएगा उस डेट पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में एक डेट बताएगी या डिफरेंट डेट बता सकती है डिफरेंट प्रोविजन के लिए। तो एक चीज है भाई कि अब एक 1 जुलाई 2024 को हो सकता है कि पूरा भारतीय न्याय संहिता एक साथ लागू हो जाए, या तो उसके कुछ डिफरेंट डेट्स डिसाइड करेंगे कि ये सेक्शन इस दिन लागू होगा, ये सेक्शन इस दिन लागू होगा। ओके, तो ये चीजें हैं, इसको ध्यान रखना। ओके, तो ये होगा कमेंसमेंट के बारे में। हो और एक चीज और हो सकता है भाई, क्योंकि अभी हम लोग एक्सप्लिसिटली नहीं देखे हैं कि इट सेल बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, लेकिन हो सकता है कि जब सब सेक्शन 2 में बाद में हम हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी देखें 1 जुलाई के, तो हमें मिल सकता है कि उसमें लिखा हो कि दिस एक्ट सेल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया बाय द 1 जुलाई 2024। तो सब सेक्शन 2 जो है वो कमेंसमेंट के बारे में बात करता है। अब देखते हैं एप्लीकेशन। तो रेस्ट ऑफ द जो सब सेक्शन है वह एप्लीकेशन के बारे में बात करता है कि कब कब एप्लीकेशन होगा भारतीय न्याय संहिता का। तो जो सब सेक्शन 3 है वह इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के बारे में बताता है। इंट्रा टेरिटोरियल मतलब क्या होगा, इंडिया के अंदर इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। तो ये बताता है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू द पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भाई सिटीजन हो इंडिया का, चाहे फॉरनर हो, वह पनिशमेंट के लायबल होगा इस सेक्शन के अंदर, एंड नॉट अदरवाइज। और अगर और नहीं होगा जब, देखो पहले हम सीधा से समझो कि कोई भी व्यक्ति जो है, ठीक है, चाहे इंडिया का हो चाहे फॉरनर होगा, वह लायबल होगा पनिशमेंट के लिए इस संहिता के अंतर्गत अगर उसका कोई एक्ट या ओमिशन भारतीय न्याय संहिता के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट है, कॉन्ट्रेरी है। और अगर कॉन्ट्रेरी नहीं है तो नॉट अदरवाइज, मतलब कि नहीं होगा, ठीक है, वो लायबल नहीं होगा, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी इन इंडिया। तो इंडिया में जिस भी एक्ट या ओमिशन जो कि कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता के है और उसके लिए अगर इंडिया में गिल्टी माना जाएगा तो वह व्यक्ति लायबल होगा पनिशमेंट के लिए। ओके, तो यह बताता है सबसेक्शन 3। तो ये इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन बताता है, ठीक है। सीधा सा अगर सिंपल शब्दों में समझें तो इसका मतलब यही है कि अगर भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन कि अगर अगेंस्ट कोई एक्ट या ओमिशन करता है और उसके लिए वह गिल्टी माना जाता है, तो चाहे वो इंडिया का हो चाहे इंडिया का ना रहने वाला हो, लेकिन वह लायबल होगा इस क्या नाम है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। तो ये इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन बताता है, ठीक है, जो कि इंडियन सिटीजन और आउटसाइडर के ऊपर भी लागू होता है। तो अब देखते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, मतलब कि इंडिया के बियॉन्ड कैसे लागू होगा। तो ये सबसेक्शन 4 जो है ये बताता है। एनी पर्सन, तो सबसेक्शन 4 जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के बारे में बात करता है। ये कहता है कि एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। तो कोई भी व्यक्ति जो इंडियन है या फॉरनर है, अगर वह लायबल है कोई भी कानून जो कि इंडिया में इन फोर्स है उस टाइम उसके द्वारा, तो ही टू बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, ठीक है। तो एंड शैल बी डेल्ट विद according to the provisions of this संहिता for any act committed beyond India in the same manner as if such act was committed within India। कहने का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है जो इंडियन में कोई एनी लॉ है जिसके द्वारा वह लायबल है, ठीक है, तो उसको उसी तरीके से डील किया जाएगा जैसे उसने उस ऑफेंस को इंडिया में कमिट किया हो। तो यह है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। लेकिन वह जो पर्सन होना चाहिए वो लायबल होना चाहिए बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इंडिया, मतलब वही इंडिया में उस टाइम जो कानून लागू होता है उसके द्वारा वह लायबल होना चाहिए, तभी यह भारतीय न्याय संहिता उसके ऊपर ऑपरेट होगा। तो यह है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। ओके, नाउ लेट्स सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब ये है सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 1। तो ये बताता है कि प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल अप्लाई आल्सो अप्लाई टू द एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। तो एनी सिटीजन मतलब क्या हुआ कि मतलब इंडिया के सिटीजन के लिए ही बात किया गया जो क्लॉज है। तो ये बताता है कि बियॉन्ड या विदाउट इंडिया। अब इसका अगर इन जनरल मीनिंग मानने तो इसका मतलब है भारत के बाहर ही, ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बियॉन्ड इंडिया मतलब कि ऐसी टेरिटरी जो किसी सॉवरेन पावर के द्वारा कंट्रोल में है, और विदाउट इंडिया मतलब कि जो कंट्रोल में नहीं है। अब बियॉन्ड इंडिया का मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि जाके नेपाल में कर दो या चाइना में कर दो कहीं, तो बियॉन्ड इंडिया होगा। अब विदाउट इंडिया का मतलब मान लिया जाता है कि ऐसा एरिया जो मतलब जैसे जो सी एरिया होता है वो मतलब सबके लिए फ्री जोन होता है, ठीक है। तो सी का जो फ्री जोन होता है वहाँ कोई कमिट हुआ है तो किसी का कंट्रोल में नहीं है। ऐसा मैंने काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद पता चला कि विदाउट इंडिया का मतलब वहाँ होगा। और जो एम्बेसी एरिया होता है उसको भी विदाउट इंडिया में कंसिडर किया जाता है। ऐसा मतलब एग्जैक्ट मैंने कहीं ऐसा पाया नहीं, बट जो कई लोगों का मतलब ओपिनियन था यही था, ठीक है। बट इन जनरल जो है विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया का मतलब यही समझो कि इंडिया के बाहर, ठीक है। तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है जो अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है जो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और जो क्लॉज बी है सबसेक्शन 5 का वही बताता है कि एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर इट मे बी। तो एक चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति जो इंडियन हो या इंडिया के बाहर का हो, लेकिन अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है किसी शिप पे, जहाज पे, पानी वाले या एयरक्राफ्ट पे, एरोप्लेन पे, ऐसे जगहों पे किया है, ठीक है, ऑफेंस। और ये एयरक्राफ्ट या शिप कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही हो। लेकिन एक चीज़ मैंडेटरी है कि यह रजिस्टर होना चाहिए इंडिया में। और ऐसे रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट पे अगर कोई भी पर्सन, चाहे इंडियन हो या कोई फॉरनर हो, अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, और इस शिप चाहे जहाँ हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह इंडिया में ही हो शिप या एयरक्राफ्ट, तो वह भी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आएगा और उस पर भी लागू होगा। और जब अब देखते हैं हम क्लॉज सी जो है वह बताता है कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग और कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब कोई भी व्यक्ति मतलब जो इंडियन हो चाहे फॉरनर हो, ठीक है, अगर वह है इंडिया के बाहर है, ठीक है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया है, और वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो टारगेट करता है एक कंप्यूटर रिसोर्स को जो कि इंडिया में लोकेट है, तो उसके ऊपर भी लागू होगा। जैसे अगर हम अभी रिसेंट एग्जांपल देखें तो ऐसे खबर आया था कि जो एम्स दिल्ली का एम्स दिल्ली के कुछ रिसोर्सेज को मतलब कंप्यूटर पे
टारगेट किया गया था उसके रिसोर्स को। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को देखते हुए साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यह एप्लीकेशन ऑफ भारतीय न्याय संहिता भी जरूरी है। अब देखें कि एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन क्या है ऑफेंस का। तो सेक्शन 1 में जो ऑफेंस है वह इंक्लूड करता है कोई भी एक्ट जो कमिट किया गया है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और ऐसा एक्ट अगर इंडिया में कमिट किया गया होता तो वह पनिशेबल होता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के द्वारा, तो उसे ही हम ऑफेंस मानेंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो एक मर्डर कमिट करता है विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, तो वह ट्राई किया जा सकता है, इंडिया में कन्विक्ट भी हो सकता है मर्डर के लिए इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही में बी फाउंड, और जहां भी वो इंडिया में पाया जाए वहीं वह पनिश होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो इलस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट को भी डिफाइन कर देता है कि अगर बियॉन्ड इंडिया या विदाउट इंडिया कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसका ट्रायल कहाँ होगा, तो जहां भी वो पा जाए, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब इसी कोर्ट में होगा इंडिया के या इस वाले स्टेट में होगा, जिस स्टेट में पाया जाएगा वहीं हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो सो लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब जो सब सेक्शन 6 है इसका, वह कहता है नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन। तो ये बताता है कि जो इसका प्रोविजन है भारतीय न्याय संहिता का, वह किसी भी प्रोविजन को अफेक्ट नहीं करेगा जो कि किसी एक्ट में है फॉर पनिशिंग म्यूटिनी या डिजर्शन के लिए बात करता है ऑफिसर, सोल्जर, सेलर्स या एयरमैन के, ठीक है, इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में है। और इसका एप्लीकेशन वहां भी नहीं होगा, स्पेशल लॉ में भी और लोकल लॉ में भी इसका एप्लीकेशन नहीं होगा। तो ये 4 चीजें दी गई हैं, 4 चीजों पे क्या नाम है, भारतीय न्याय संहिता का एप्लीकेशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसको हम मान सकते हैं कि ये 4 एक्सेप्शन है जहां पर भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होता है। तो इसको भी याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस टू द यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ द कोड एंड सो स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल आर इम्यून फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी, द क्लास ऑफ द पीपल इंक्लूड। तो एक चीज और है कि जो भारतीय न्याय संहिता है वो पूरे जगह तो लागू होता है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। पहला जो कि फॉरेन सेवरिन पे नहीं लागू होता, डिप्लोमेट्स पे लागू नहीं होता, एनिमी एलियंस पे नहीं लागू होता, और फॉरेन आर्मी एंड वारशिप पे नहीं लागू होता, और प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स पे भी लागू नहीं होता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो एक चीज और याद रखना है दोस्तों कि जैसे हमने प्रोविजन पढ़ लिया, अब किसी कई लोगों के माइंड में होगा कि भाई अब कौन से केस लॉज पढ़ने हैं, तो भाई दोस्तों पुराने ही केस लॉज पढ़ने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें कुछ ही प्रोविजन चेंज हुए हैं, और मैक्सिमम प्रोविजंस को प्रीवियसली जो चीजें थी उसी को रिपीट किया गया है, और या तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे उसको अब एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, मतलब एक्ट में इंक्लूड कर लिया गया है एज ए सेक्शन। तो कहीं ना कहीं जो भी रेशियो ओल्ड केस लॉज के थे उसको पढ़ना ही जरूरी है। तो कुछ ओल्ड केस लॉज को पढ़ेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहला केस है मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड हुआ था। तो इसमें एक व्यक्ति था, पाकिस्तानी नेशनल था, जिसने एक इंडियन पर्सन को जो बॉम्बे में रहता था उसको इंड्यूस किया बाय टेलीग्राम और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन लेटर्स, और कि वह उसे मनी सेंड करे। और जब ये केस क्या नाम है कोर्ट के सामने आया तो पाकिस्तानी नेशनल ने प्लीड किया कि ही कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग सिंस ही वाज नॉट फिजिकली प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो पाकिस्तानी नेशनल था उसने कहा कि भैया हम तो चीटिंग के लिए मतलब लायबल होंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो भैया इंडिया के टेरिटरी में प्रेजेंट थे ही नहीं जब हमारे द्वारा चीटिंग किया गया। लेकिन जो ऑनरेबल कोर्ट था, ऑनरेबल कोर्ट द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इस कंटेंशन को, और हेल्ड किया गया कि basis of jurisdiction of this is not the corporeal presence of the offender but the locality where the offense is committed। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि देखो फिजिकली प्रेजेंस नहीं मैटर करता कि ऑफेंडर कहां है, मैटर यह करता है कि कहां पर ऑफेंस कमिट हुआ, और ऑफेंस कमिट हुआ बॉम्बे में, इसलिए इंडिया में ट्राई होगा। एंड सिंस द ऑफेंडर कमिटेड द ऑफेंस इन बॉम्बे इट इज इमैटेरियल दैट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस ही वाज नॉट प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कॉर्पोरियल प्रेजेंस नहीं मैटर करता, लोकालिटी मैटर करता है कि कहां पर ऑफेंस कमिट हुआ। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको पढ़ लेना, ओके। और दूसरा जो जजमेंट है वह स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हैंस जॉर्ज, जिसे हम एम ए जॉर्ज या गोल्ड से रिलेटेड केस के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इन दिस केस एक फॉरेनर था, वह लायबल हेल्ड किया गया अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, जिसमें उन्हें विदाउट मेकिंग एन एक्सप्रेस डिक्लेरेशन, वह एक्सप्रेस डिक्लेरेशन बिना बताए ही वह गोल्ड कैरी कर रहा था, ठीक है, जब वह एरोप्लेन से आ रहा था। तो जैसे ही उसने लैंड किया उसको इंडियन टेरिटरी में उसको लायबल कर लिया गया, ठीक है, मतलब इस वायलेशन के लिए, ठीक। तो यह भी कहीं ना कहीं एम ए जॉर्ज भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। इसमें भी कहीं ना कहीं कमीशन ऑफ ऑफेंस और जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने के लिए या एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक। तो लेट्स सी रेस्ट ऑफ द केस। तो एक केस है, यह है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो इसमें कहा गया था इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट केसेस ऑफ क्रिमिनल एक्ट और ओमिशन बाय द डायरेक्टर, ऑथराइज्ड एजेंट और द सर्वेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी द प्रेजेंस ऑफ मेंस रिया इज इमैटेरियल। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि देखो कि क्रिमिनल ओमिशन या एक्ट या ओमिशन के लिए हमें मेंस रिया का प्रेजेंस जरूरी नहीं है, और कंपनी ये एक्ट और ओमिशन के लिए जो कि कंट्रावेंशन ऑफ, और भी कैन से देख जो कि कंट्रावेंशन ऑफ
और टू द जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें उसको हेल्ड किया जा सकता है। तो मतलब प्रेजेंस ऑफ मेंस रिया इज नॉन मटेरियल थिंग, इसमें ये चीज माना गया था, ठीक है। और कंपनी को द एक्ट और ओमिशन ऑफ सर्वेंट या ऑथराइज डायरेक्टर या एजेंट के लिए उसको हेल्ड किया गया था, ठीक है। तो जो अदर केस है उसका नाम है सुपरिंटेंडेंट एंड रिमेम्बरेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स वेस्ट बंगाल वर्सेस कॉर्पोरेशन ऑफ कैलकाटा। तो इसमें भी कहा गया था कि द कोर्ट हेल्ड दैट इवन द स्टेट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स और ओमिशन ऑफ इट्स एजेंट। तो जो स्टेट है वह भी लायबल हेल्ड किया जा सकता है उसके एजेंट के रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन के लिए, ओके। अब एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का था, सुप्रिंटेंडेंट वाला केस था। अब जो नेक्स्ट केस है वह नजर मोहम्मद वर्सेस द स्टेट, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का है। तो इसमें कहा गया था कि अगर इसमें कहा कि द कोर्ट इन दिस केस held that the foreign citizen committing an offense in India will be held liable as per the Indian laws, and ignorance of Indian laws is not an excuse, although ignorance may be pleaded at the time of mitigation of the sentence। तो इसमें कहा गया था कि कोई भी फॉरनर अगर एक ऑफेंस करता है इंडिया में तो उसको भैया इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं दिया जाएगा कि उसको लॉ नहीं पता था, लेकिन वो प्लीड कर सकता है कि उसको थोड़ा कम सेंटेंस दिया जा सके। और यह भी कहा गया था कि यह मैटर नहीं करता एप्लीकेशन के लिए उसका फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए ऑफेंडर का इंडिया में, बस यह मैटर करता है कि जो रॉन्ग है दैट मस्ट टेक प्लेस इन इंडिया, ओके। देयरफॉर दैट मींस the offense must take place in India although the offender is outside, okay। This was also held in the case of Nazar Mohammed versus the state। Now let's see the rest of the case। So जो नेक्स्ट केस है वह है सबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस केस में क्या था, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। इसमें क्या था कि प्लेंटिफ एक एक्टिविस्ट था, उस जितने रेट पिटीशन फाइल किया चैलेंज करते हुए कि जो डिस्प्ले किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट इंडियन सर्च इंजन में वह है वायलेटिव ऑफ सेक्शन 22 ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के अगेंस्ट है, ठीक है, या उसका वायलेटिव है, क्योंकि जो ये एडवर्टाइजमेंट था वह जो था प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के रिगार्डिंग था। मतलब कि ऐसा था कि मतलब क्या कहते हैं जो पहले बच्चा पैदा होने से पहले उसका सेक्स या जो किस लिंग का है, मतलब पुरुष है या स्त्री है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता था। तो ये कहीं ना कहीं इसके वायलेटिव था और कोर्ट ने इसको कंसिडरेशन में लेते हुए ऑर्डर किया था रिस्पॉन्डेंट्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड याहू टू ऑटो ब्लॉक द एडवर्टाइजमेंट। तो देखो इसमें भी कहीं ना कहीं गूगल भैया कहीं ना कहीं यहाँ फिजिकली तो प्रेजेंट था नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑफेंस कमिट किया जा रहा था इंडिया में कमिट किया जा रहा था ना, तो इसमें भी कहीं ना कहीं इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि कॉर्पोरियल प्रेजेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द प्लेस वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड दैट इज रिक्वायर्ड। तो ये चीज इसमें हेल्ड हुआ था, ओके। और नेक्स्ट केस इज फातिमा बीबी अहमद पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इस केस में जो अपीलेंट थी वह मॉरिशस की सिटीजन थी और उसका जो लड़का था और उसकी बहू जो थी वो भी कुवैत में रह रहे थे, ठीक है। तो अपीलेंट जो थी, ठीक है, वह फ्रिक्वेंटली इंडिया में विजिट करती थी वीजा पे ताकि वह अपने रिलेटिव के घर पे रह सके, ठीक है। तो जो अपीलेंट का लड़का था हनीफ अहमद पटेल, उसने शादी कर ली कंप्लेनेंट, मतलब जो डॉटर इन लॉ थी ना, बहू थी, उससे शादी कर ली, ठीक। फिर होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद रिलेशनशिप इनके बीच में, मतलब उसके सन और डॉटर इन लॉ के बीच में स्ट्रेंड हो जाता है और डॉटर इन लॉ एक केस फाइल कर देती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एलिज करते हुए फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर, ठीक है। तो इसको मतलब एलिज करते हुए उसने केस फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि एसेंशियल कंडीशन फॉर दिस इज दैट द क्राइम शुड बी कमिटेड इन इंडिया एंड द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू और ऑन अ फॉरेनर हु ऑब्टेन्स द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आफ्टर द कमिटिंग द ऑफेंस। तो एक चीज है भैया इसमें जो यह मतलब एप्लीकेशन है इंडिया का लॉ उसी पे होगा भाई जो इंडियन सिटीजन पहले से था, लेकिन इसमें जो वाइफ थी भाई उसकी, मतलब लड़के की, या कह सकते हैं हनीफ अहमद पटेल की, वह तो भाई बाद में इंडियन सिटीजनशिप ली ना, लेकिन जो ऑफेंस कमिट हो गया था पहले हो गया था, तो उस पर एप्लीकेशन नहीं होगा। देयरफॉर पिटीशन फाइल्ड बाय द डॉटर इन लॉ ऑफ द अपीलेंट वाज नॉट मेंटेन्ड। तो इसमें क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि उस टाइम भैया जो डॉटर इन लॉ थी या वाइफ ऑफ हनीफ अहमद पटेल, वह उस टाइम भाई इंडिया की सिटीजन नहीं थी जब उसके साथ क्या नाम है कमिट किया गया ये ऑफेंस, तो इसलिए उसके ऊपर फॉरनर पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो नेक्स्ट केस है समरुद्दीन वर्सेस असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है। तो यह केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट द कोर्ट्स इन कंट्री डू नॉट हैव अथॉरिटी टू ट्राई एन ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस केस में हेल्ड हुआ था कि ये हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट का केस था कि अगर जो कोर्ट्स हैं इंडिया के, उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि एक केस को ट्राई करें जो कि इंडिया के टेरिटरी के बाहर कमिट हुआ है, और इसके लिए प्रायर कंसेंट या सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्वायर्ड है, ओके। सो ये चीज इसमें हेल्ड हुआ था। अब नेक्स्ट जो केस है वो है ओम हेम राजनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है। तो इसमें क्या था कि इस केस में जो अक्यूज था उसको फुल नॉलेज था कि वह
अनेबल है, ताकि कि मतलब वो है मतलब एबिलिटी उसके पास नहीं है कि वो पे बैक कर सकेगा लोन अमाउंट जो कि उसने एक बैंक से जो यूएई का था उससे लिया था, और इसलिए वह वहां से भाग जाता है, ठीक है, बाय डिफ्रॉडिंग द बैंक, ठीक। और जब अपील में इन अपील अगेंस्ट द अक्यूज बाय द बैंक बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट है इतना, ठीक है। तो अपील में जब मतलब अपील जो किया गया वह मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया गया गाजियाबाद में, ठीक है। तो द कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया इस केस का और हेल्ड द अक्यूज लायबल एंड इशूड अ नॉन बेलेबल वारंट अगेंस्ट हिम, और उसमें जो उसने कॉग्निजेंस लिया कोर्ट ने अक्यूज के अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट एक नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर दिया, लेकिन अक्यूज ने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया, ठीक है। अक्यूज चैलेंज द मजिस्ट्रेट ऑर्डर बिफोर हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट फिर मैटर चलाया, ठीक। तो इसमें और इसमें एक चीज हेल्ड हुआ कि जैसे कोई विक्टिमाइज हुआ है इंडिया में, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उससे ऐसा क्या नाम है एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इंडिया में आए पहले असर्टेन करे कि कहाँ पर क्या नाम है ऑफेंडर फाउंड आउट होगा और डिटरमाइन करे कि कहाँ कंपिटेंट है, कौन सा कोर्ट वहाँ डिसाइड होगा। तो यह विक्टिम के ऊपर लिबर्टी है कि जिस कोर्ट को, तो लिबर्टी है टू अप्रोच एनी कोर्ट विच ही फाइंड्स कन्वीनियंट टू अप्रोच। तो इसमें सीधा सा हेल्ड हुआ कि अगर कोई फॉरेन नेशनल्स का है उसका और विक्टिमाइज हुआ इंडिया में और ये इंडियन सिटीजन के द्वारा, तो मतलब उसको भैया डिटरमाइन नहीं करना है कि पहले कंपिटेंट जुरिसडिक्शन वाले कोर्ट के पास जाए, जहां पर वो अप्रोच कर सकता है, कन्वीनियंट है वहां जाके वो कर सकता है। तो ये चीज भी इसमें हेल्ड हुआ। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो जो नेक्स्ट केस है वह है द एनरिका लेक्सी केस, जो इटली वर्सेस इंडिया का केस था, ठीक है। तो इन दिस केस एन इटालियन, तो इस केस में क्या था कि एक इटालियन शिप जिसका नाम एनरिका लेक्सी था, और जब वह केरला के कोस्ट पे या तट से पास हो रही थी, तो उसने फायर कर दिया एक फिशिंग बोट पे जो कि रजिस्टर्ड थी इंडिया में, ठीक है। तो जो ये फायर था उसकी वजह से ऑन द स्पॉट दो जो फिशरमैन थे उनकी डेथ हो जाती है। तो इन दो इटालियन मैरिनर्स के अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल होता है, और जो इटालियन शिप मैरिन्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और इस रिस्पॉन्स में जो इटालियन मैरिनर्स थे वो एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं बिफोर केरला हाई कोर्ट, और चैलेंज करते हैं इस एफआईआर को कि इट इज नॉट मेंटेनेबल, बिकॉज जो इंसिडेंट हुआ था वह 20.5 नॉटिकल माइल्स दूर था कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। द कोर्ट जो कोर्ट था ऑनरेबल हाई कोर्ट जो था, उनके द्वारा इसको क्वेश कर दिया गया रिट को, और कहा गया कि केरला पुलिस के पास जुरिसडिक्शन है इस केस पे। जब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 100 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982, मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो आर्टिकल 100 है यूएन कन्वेंशन ऑन सी लॉ 1982, उसके अकॉर्डिंग यूनियन ऑफ इंडिया वाज इंटाइटल टू प्रोजिक्यूट द अक्यूज। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह इंटाइटल है, ठीक है, प्रोजिक्यूट करने के लिए, ठीक। देयरफॉर आर्टिकल 100 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982 दैट सच केसेस आर आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द प्रोविजंस। जो यह केस है वह आउटसाइड ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, और यह केवल कंडक्ट हो सकता है फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे। देयरफॉर सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया कि स्पेशल कोर्ट को सेट किया जाए और इसको ट्राई किया जा सके, और स्टेट ऑफ केरला हैड नो जुरिसडिक्शन मैटर। तो इस केस में डिसाइड किया गया कि सेंटर या स्टेट का किसका जुरिसडिक्शन होगा, ठीक है, इटालियन मैरिनर्स को कन्विक्ट ट्राई करने के लिए। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट इज एनरिका लेक्सी केस। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन यहाँ पर एंड होता है, और मुझे लगता है कि आपको जो एप्लीकेशन कमेंसमेंट और शॉर्ट टाइटल से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे भारतीय न्याय संहिता 2023 के और उसके रिलेटेड जो ओल्ड केस लॉज थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई इशू होता है तो कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगा तब भी कमेंट करें। इफ यू वांट एनी इंप्रूवमेंट देन यू कैन आल्सो कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।